हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो समझेंगे डिटेल में पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले इसका थोड़ा बेसिक समझेंगे, इसको फिर हम क्लासिफाई करेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम पॉलिनोमियल में कंसिडर करते हैं और क्या क्या चीज़ें होंगी तो हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन आपको गिवन है पॉलिनोमियल की। अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है मेड अप ऑफ, जो कि नंबर से, वेरिएबल से एंड एक्सपोनेंट से मिलके बना होता है। दैट आर कंबाइंड यूजिंग ओनली, और इनको कंबाइन किया जाता है एडिशन के थ्रू, सब्ट्रैक्शन के थ्रू और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो कहने का मतलब है, जब भी आप मैथमेटिकल कोई इक्वेशन लिखते हैं या एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें नंबर्स का भी यूज़ किया जाता है, वेरिएबल का भी यूज़ किया जाता है और एक्सपोनेंट का यूज़ किया जा रहा है, या इनमें से कोई एक या दो ही यूज़ किए जा रहे हैं, और इन टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में या मल्टीप्लाई के फॉर्म में, दैट कॉल पॉलिनोमियल। जैसे कि आपको ये इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस 7x प्लस 5। तो यहाँ पर आप देखोगे नंबर्स भी आपको गिवन है, 2 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, नंबर्स हो गए। वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर x² एक्स यहाँ पर क्या कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है। एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट का मतलब जहाँ पर हम पावर और बेस के रिलेशनशिप में नंबर्स को लिखते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट भी यूज किया जा रहा है। इनको कंबाइन कैसे किया गया है, बाय एडिशन। 7x और 5 के बीच में प्लस का साइन है, सब्ट्रैक्शन इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, और मल्टीप्लिकेशन तो आप देखोगे ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी है। ठीक है, तो ऐसे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जहां पर नंबर्स, वेरिएबल, एक्सपोनेंट को यूज किया जाता है और उनको कंबाइन किया जाता है प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई के फॉर्म में, दैट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये होता है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, या बोल सकते हो पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर बात किया कि पॉलिनोमियल में नंबर्स को यूज किया जाता है, वेरिएबल को यूज किया जाता है, एक्सपोनेंट को यूज किया जाता है। पहले समझते हैं ये क्या होता है। अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, तो नंबर्स में जो हम पढ़ते हैं काउंटिंग 1 2 3, नेगेटिव पॉजिटिव सारे ही नंबर्स को, उन सबको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, नंबर्स। तो इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ की जा रही है, वेदर वो पॉजिटिव हो, वेदर वो नेगेटिव हो, इट डजेंट मैटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स। तो याद रखना कि पॉलिनोमियल में नंबर्स को हम यूज़ करते हैं, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। बात करते हो वेरिएबल की, तो वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जब आप लेटर्स को या अल्फाबेट्स को क्या करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज़ करने लग जाते हैं, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं XYT Z A B C, आप कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है जब आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर और वेरिएबल को आप पावर और बेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंट। कहने का मतलब है, लेट सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया 2x², तो ये जो x² है आप इसको देखोगे ये क्या है, एक्सपोनेंट है। और क्यों इसको एक्सपोनेंट किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे x² जो है, इसमें ये जो स्क्वायर है ये क्या है, पावर है, और ये जो x है ये क्या है, बेस है। तो जब आप किसी नंबर को पावर और बेस के रिलेशन में दिखाने लग जाते हैं तो दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नंबर। तो ये क्या है, एक्सपोनेंट है जो शो कर रहा है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट होने के लिए इसे पावर और बेस के रिलेशनशिप में आना पड़ेगा, तो दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर समझ में आऊंगा कि पॉलिनोमियल इन तीनों ही चीज़ों से मिलके बना होता है, नंबर, वेरिएबल और एक्सपोनेंट से। तो यहाँ पर हमने मीनिंग बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया कि क्या होता है यहाँ पर पॉलिनोमियल। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसी चीजें इसके साथ हो, ये तो हमने जान लिया ये पॉलिनोमियल है। कब पॉलिनोमियल नहीं होता ये कैसे पता चलेगा, तो देखो, जब भी हम वेरिएबल की जो भी आपके पास पावर होती है ना, वो पावर अगर कंप्लीट नंबर होती है या बोल सकते हो होल नंबर होती है, तो फिर वो हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाती है। लेकिन अगर यही पावर अगर आप देखोगे रूट में चली जाएगी, या फिर ये पावर पॉइंट में चली जाएगी 1.5, या कोई भी नंबर 2.5, या फिर ये बटे में चली जाए 1/2, तो अगर ये तीनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर ये फॉलो करने लग गई पावर में, तो फिर हम इसको पॉलिनोमियल नहीं मानते। कहने का मतलब, अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं 2x², यहाँ पर स्क्वायर की जगह मैं पावर दे रही हूँ इसको, एक सेकेंड, इसको हम पावर देते हैं, 2x² है आपके पास, तो यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर मैं 2.5 बता रही हूँ इसको।
तो ये क्या पॉलिनोमियल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो कंप्लीट नंबर ना होके इनकम्प्लीट नंबर है, या बोल सकते हो होल नंबर नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर आ गया। तो डेसिमल नंबर, रूट या फिर अगर अपॉन में चीजें आ जाती है तो फिर वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। अगर यहीं पर मैं लिख देती √x+5, तो क्या ये कोई पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसकी बात हम करें तो ये जो x है इसके ऊपर रूट है, और रूट होने का मतलब ये x हाफ हो गया। रूट का मतलब क्या होता है? हम 1/2 मानते हैं ना कि पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और 1/2 क्या हो गया, फ्रैक्शन में भी आ गया। और अगर आप इसे पॉइंट में भी कंसीडर करेंगे तो 0.5 बन गया। तो क्या ये होल नंबर है? नहीं है, तो भी हम इसको पॉलिनोमियल नहीं मानते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जब आपके पास पावर अगर होल नंबर के अलावा कुछ भी हो, लाइक पॉइंट में आ जाए, डेसिमल में आ जाए या अपॉन में आ जाए, तो फिर उसे हम पॉलिनोमियल कंसीडर ही नहीं करते ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। ठीक है, आई होप ये बात क्लैरिफाई होगी पॉलिनोमियल क्या होता है और किसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें कंप्लीट हुई तो यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे डिटेल में कि कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म्स क्या होती हैं। बात करें अगर कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट हम नंबर्स को बोलते हैं जहां पर कोई भी अल्फाबेट यूज नहीं किया जाता। तो कांस्टेंट में मैंने 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, या फिर ए मान लो आपने ले लिया, चलो ए मत लो, 4 ले लिया या 49 ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया जिसके साथ आपके पास वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल का मतलब कोई आपने अल्फाबेट या बोल सकते हो लेटर्स इसके साथ यूज नहीं किया, तो दैट नंबर कॉल कांस्टेंट नंबर। वेरिएबल क्या होता है? जब आप नंबर के साथ अल्फाबेट भी यूज करने लग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2x है, या बोल दिया गया 4x+5 है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो ये जो नंबर है, नंबर के साथ आपने क्या यूज किया है, एक लेटर यूज कर लिया है x, यहाँ पर भी लेटर आपने यूज किया है, वेरिएबल यूज किया है, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल। तो जब नंबर्स के साथ आपके पास क्या आने लग जाते हैं, अल्फाबेट यूज करते हो, दैट कॉल वेरिएबल। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर सिर्फ x लिखा है, x+5, तो यहाँ पर तो इसके साथ कोई नंबर नहीं यूज हुआ है, लेकिन फिर भी जहाँ कुछ कोई नंबर नहीं होता वहाँ हम मानते हैं कि 1 एग्जिस्ट करता है, तो भी यहाँ 1 के साथ माना जाएगा कि आपने x यूज किया है। तो ये भी आपके पास नंबर्स और वेरिएबल एक साथ आ चुके हैं। तो जब नंबर के साथ लेटर अटैच हो जाता है या अल्फाबेट अटैच हो जाता है, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, सो आई होप ये दोनों बातें यहाँ पर क्लैरिफाई होंगी। अब वापस आओ इस इक्वेशन में, तो कौन कौन सा पार्ट इसमें वेरिएबल है और कौन कौन सा पार्ट इसमें कांस्टेंट है, अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप देखोगे 5 यहाँ पर अकेला है, इसके साथ कोई भी ABCD या कोई भी लेटर या कोई भी अल्फाबेट यूज नहीं हुआ, दैट मीन्स ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर हम वेरिएबल की बात करें तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे x यूज किया गया है और x के साथ नंबर है -7। इसी तरीके से यहाँ पर भी आओगे तो ये भी क्या आपके पास वेरिएबल है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। अब एक और चीज यहाँ समझेंगे कि वेरिएबल जो हमने लिखा है यहाँ पर, वेरिएबल के साथ जो नंबर आपको दिखता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर x² हमारा वेरिएबल है, इसके साथ आप देखेंगे जो नंबर है ये क्या है, 2 है, तो ये 2 क्या कहलाएगा, इसको हम कांस्टेंट नंबर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x²। कॉफिशिएंट ऑफ x² का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो x के साथ आप देखो क्या है, यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, -7। तो यहाँ पर लिखोगे कॉफिशिएंट ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा -7। ठीक है, तो वेरिएबल में भी याद रखना कि जो अल्फाबेट होते हैं दैट्स कॉल्ड वेरिएबल, और उसके साथ जो आपके पास नंबर होता है दैट्स कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, तो आई होप ये बात भी यहाँ पर समझ में आई होगी। क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, कब हम पॉलिनोमियल्स नहीं मानते हैं, और वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल में कॉफिशिएंट क्या होता है, ये चीजें हम यहाँ पर अच्छे से क्लैरिफाई कर चुके। वापस आते हैं, यहाँ पर एक और चीज आपके पास लिखी है टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कितने अलग अलग टर्म से कनेक्टेड होते हैं या पद से कनेक्टेड होता है, दैट्स कॉल्ड टर्म्स। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2x प्लस में 4, ये आपके पास लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे टर्म्स का मतलब क्या है कि कितनी चीजें आपस में कनेक्ट हुई हैं इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए। तो 2 चीजें कनेक्ट हुई हैं, पहला पार्ट क्या आपके पास 2x और 4, इन दोनों को कनेक्ट करके इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को या बोल सकते हो पॉलिनोमियल को क्रिएट किया गया है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट है और ये सेकंड वाला पार्ट है, इन्हीं दोनों को कनेक्ट करके हमने क्या इस इक्वेशन को बनाया है।
तो ये जो फर्स्ट पार्ट आप इसको बोल रहे हो दैट्स कॉल्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है और ये आपके पास क्या है, सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड टर्म। अब मान लो इसे मैंने और एक्स्ट्रा कर दिया, 2x² प्लस में 4x प्लस में 6, मान लो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कितने टर्म्स आपस में कनेक्टेड है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका दूसरा और ये तीसरा। हिंदी में इसे पद भी कहते हैं। तो ये आपका पहला पद है, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि 3 पदों से मिलकर ये इक्वेशन बनी है या पॉलिनोमियल बना है। 3 टर्म्स से मिलकर ये क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड टर्म। सो आई होप यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है क्लैरिफाई होगा, वेरिएबल क्या होता है और टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग भी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दो इसका मेजर क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल का, डिटेल में भी समझेंगे। तो यहाँ तक टर्म समझ में आया है क्या होता है। कई बार हम देखते हैं सिंगल टर्म से भी पॉलिनोमियल बनता है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ हमने 2x लिख दिया, या यहाँ पर x², तो ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। बट ये कितने टर्म से मिलके बना हुआ है, एक टर्म से, तो एक टर्म को हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि क्या इनका नेमिंग होता है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म को। तो यहाँ पर आपने मोटा मोटा क्लासिफिकेशन समझा कि टर्म्स क्या होते हैं, कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कितनी चीजों को मिलकर या कंबाइन करके बनाई गई है, दैट्स कॉल्ड टर्म्स। और टर्म्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम समझते हैं कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। बात करें अगर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉलिनोमियल दैट्स कॉल्ड इट्स डिग्री। तो अगर किसी इक्वेशन के अंदर जो भी आपको वेरिएबल्स गिवन है, उन वेरिएबल में जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होती है, उस इक्वेशन की हम उतनी ही डिग्री मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है x+4। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो सबसे पहले तो आपको वेरिएबल ढूंढना है कहाँ है, तो वेरिएबल यहाँ पर है, और वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो यहाँ पर एक ही पावर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी आपके लिए, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे मैंने इक्वेशन लिखा है x² प्लस में 2x प्लस में 3, तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल कहाँ पर है। तो इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल है पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 2। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर क्या है, 2 है x की। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। इसी तरीके से मान लो एक और इक्वेशन लिख देते हैं, 3x³ प्लस में 2x² प्लस में x प्लस में 1। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन चेक करेंगे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको ढूंढनी है। तो यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पर वेरिएबल है पर इसकी पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल है इसकी पावर 2 है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है, 3। तो सबसे बड़ी पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है 3। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की या इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी, जो सबसे बड़ी पावर है दैट इज 3। तो 3 इसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड डिग्री, कि अगर आप क्या करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को ही हम उसकी डिग्री मानते हैं, ठीक है। अब डिग्री का रिलेशनशिप डायरेक्टली जीरोस से भी होता है। जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है अगर यहाँ पर मान लो कोई भी इक्वेशन है जैसे x+4 है, तो यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, दैट नंबर कॉल्ड एज जीरोस ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का वो क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। जैसे यहाँ पर x+4 है, तो यहाँ पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे -4 पुट कर दूं और प्लस का 4 है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू जैसे ही मैंने -4 पुट करी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0। तो अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि इस इक्वेशन का जीरोस क्या है, तो आप बोलेंगे -4, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। तो x की वैल्यू -4, इसका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा, क्योंकि -4 इस इक्वेशन में पुट करते ही पूरे इक्वेशन की वैल्यू ही क्या हो जाती है, जीरोस, ठीक है। तो आई होप ये बात भी समझ में आई होगी। तो जीरोस का डिग्री से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है कि एक इक्वेशन की या एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है ना, उतने ही उस इक्वेशन की या उस पॉलिनोमियल की आप वैल्यूज यानी कि जीरोस बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखो डिग्री कितनी है, 1 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। दैट मीन्स यहाँ पर x के सिर्फ एक ही जीरोस होंगे। तो यहाँ पर कितने जीरोस आपको मिलेंगे, 1 नंबर ऑफ जीरोस।
तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, एक ही, यानी कि एक ही एक्स की ऐसी वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पर क्या कर सकती है, एक्स की वैल्यू को, या बोल सकते हो इस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर सके। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाली इक्वेशन में आओगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे डिग्री कितनी है, 2। दैट मीन्स यहाँ पर आप इक्वेशन की दो, यानी कि इसमें, इस इक्वेशन में या इस पॉलिनोमियल में आप x की दो वैल्यूज ऐसी फाइंड कर सकते हैं जिससे इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उन दोनों ही नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, उसके जीरोस कहेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपको कितने मिलेंगे, 2, यानी कि x की दो वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाली इक्वेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन की आप कितनी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं या कितने जीरोस फाइंड कर सकते हैं, तो 3 जीरोस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जो वो तीन वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करोगे तो इस पूरे ही पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट्स वाई इन वैल्यूज को इसकी वैल्यू जीरोस कहा जाता है। ठीक है, सो आई होप ये बात भी यहाँ पर आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। अब एक बात और, कि जब किसी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है ना तो इसको हम बोले लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर डिग्री 2 हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इसकी डिग्री 3 हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और मान लो डिग्री अगर 0 हो जाएगी तो डिग्री 0 का होने का मतलब क्या है, कि वेरिएबल की पावर कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लो लिखा हुआ है सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल में कंसीडर करोगे, नॉर्मल नंबर में भी है। तो यहाँ पर देखोगे कोई भी आपके पास वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, ये इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे वेरिएबल एग्जिस्ट करता है और उसकी पावर कुछ नहीं होती, दैट मीन्स 1 होती है, तो हम 1 मानते हैं। अगर वो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम उसकी डिग्री कितनी मानते हैं, 0। और इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, सो आई होप ये इसका नाम भी आपको, इसका क्लासिफिकेशन भी समझ में आया होगा। तो जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की तो हम दो बेसिस पे इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है टर्म्स के बेस पर और दूसरा होता है डिग्री के बेस पे। तो डिग्री के बेस में तो आपने डिटेल से समझ लिया कि डिग्री पे हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और जीरो पॉलिनोमियल की तरह क्लासिफिकेशन करते हैं। टर्म्स में हम देखते हैं एक टर्म से बना होता है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म से बना होता है तो उसको बायनोमियल बोलते हैं, तीन टर्म से बना होता है तो इस तरीके से हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि ये रहा। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को जब आप क्लासिफाई करते हैं तो बेसिस ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इनके बेस पे हम मोटा मोटा क्लासिफिकेशन देते हैं। डिग्री के बेस पे जीरो पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक होता है, जिसे अभी आप डिटेल में यहाँ पर समझ चुके हैं क्या होता है लीनियर, क्या होता है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और जीरो। ठीक है, और अगर हम बात करें टर्म्स के हिसाब से तो आपके पास पहला होता है मोनोमियल, फिर सेकंड हम इसका क्लासिफिकेशन देते हैं, तो सेकंड आप इसका क्लासिफिकेशन देते हैं बायनोमियल, जहां पर दो टर्म्स हो जाते हैं, ट्राइनोमियल जहां पर तीन टर्म्स हो जाते हैं। तो मोनोमियल कब होगा, जब मान लो सिर्फ 2x गिवन है या फिर सिर्फ x गिवन है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। अगर बायनोमियल है तो इसका मतलब दो टर्म होंगे, जैसे x+4 हो सकता है या 2x+7 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर यहाँ पर x की पावर 2 प्लस में 4 हो सकता है। तो ये क्या हो जाएंगे, बायनोमियल हो जाएंगे, जहां पर दो टर्म है, पहला टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड टर्म ये रहा। तो दो टर्म से मिलके ये पॉलिनोमियल बना है, तो दैट्स कॉल्ड, ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो बायनोमियल है। फिर अगर तीन टर्म हो जाते हो तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर तीन टर्म में क्या हो सकता है, जैसे 2x² प्लस में x प्लस में 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, और भी कोई वैल्यूज आप यहाँ पर ले सकते हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, ट्राइनोमियल। लेकिन वहां पर कितने टर्म्स होने चाहिए, तीन टर्म्स। जैसे यहाँ पर तीन टर्म है, पहला टर्म ये, सेकंड ये, थर्ड ये। तो ये था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। एक बार मैं वापस आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है ये समझिए। इसके अलावा पॉलिनोमियल हम कब नहीं मानते, जब उसकी जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर अगर रूट में चली जाती है, या फिर उसकी पावर डेसिमल में होती है, या फिर उसकी पावर अपॉन में चली जाती है, तो ऐसे केस में हम उसे पॉलिनोमियल की कैटेगरी से बाहर कर देते हैं, फॉल कर जाता है वो। ठीक है,
फिर इसमें हमने समझा था क्या होते हैं वेरिएबल, क्या होते हैं कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर जहां पर आपके पास कोई भी अल्फाबेट यूज नहीं किया जाता, सिर्फ नंबर है, दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट। अगर आप नंबर के साथ कोई ही अल्फाबेट यूज करने लग जाते हैं, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल। और उस अल्फाबेट के साथ जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम उसी वेरिएबल का कॉफिशिएंट कह देते हैं। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है -7, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 2 है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वो हमने यहाँ पर समझा। फिर हमने यहाँ पर समझा था कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म्स क्या होते हैं, ये दोनों ही चीजें आप समझ चुके हैं। टर्म्स का मतलब हमने देख लिया कितने टर्म से मिलके इक्वेशन कनेक्टेड होती है, और कनेक्ट करने के लिए प्लस माइनस या मल्टीप्लाई का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने समझा पॉलिनोमियल किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, ये हम डेफिनेशन में ही देख चुके थे। फिर हमने इसकी डिग्री समझी कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, और इसका रिलेशनशिप जीरोस के साथ क्या होता है, और जीरोस क्या होते हैं वो भी आपने समझे कि एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस फाइंड किए जा सकते हैं। और जीरोस इक्वेशन की वो वैल्यू होती है जिसे वापस हम उसी वेरिएबल में अगर पुट कर दें या उसी पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दैट्स वाई कोई दीज वैल्यूज कॉल्ड एज अ जीरोस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। फिर हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन देखा, टाइप्स देखा, ठीक है, जो कि हम टर्म्स और डिग्री के बेस पे करते हैं। तो ये था आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से हम समझेंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। हालांकि ये बात हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पर इससे आपके एक्सरसाइज में डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू द जीरो, इक्वेशन की या पॉलिनोमियल की या वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे वो पूरा पॉलिनोमियल ही क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, दैट्स कॉल्ड जीरोस कहते हैं। नंबर ऑफ जीरोस इन द पॉलिनोमियल इक्वल टू द डिग्री, तो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ डिग्री पे। तो एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतनी ही आप उसके क्या निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर अच्छे से समझ चुके थे हम पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें पता है कि जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास वैल्यू होती है उसको जीरो के बराबर पुट करके आप वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर x है तो x प्लस 4 है, आपको क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है, तो इसको जीरो के बराबर रखोगे और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर दोगे, ये 4 वहां जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितनी आई, -4। अब ये -4 अगर आप इस इक्वेशन में पुट करके देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अगर ये तो हमारे पास लीनियर था, क्वाड्रेटिक होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पर आपको मिडल टर्म को स्प्लिट करके फिर यहाँ पर इसको मिडल टर्म को आप स्प्लिट करोगे तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कॉमन फाइंड करते हो, इन दोनों के बीच में कॉमन फाइंड करते हो, ठीक है। चलो इसको हम करके देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन है, कोई इक्वेशन ले लेते हैं, तो हमने इक्वेशन मान लो ले लिया 2x² प्लस में 5x प्लस में 3, मान लो ये इक्वेशन ले लिया। अब मुझे यहाँ पर जीरोस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे, तो जब ये वाला टर्म होता है तो हमें पता होता है हमें क्या करना पड़ता है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। स्प्लिट करने के लिए प्रोसीजर क्या होता है, आपको सबसे पहले वाली वैल्यू जो x² के साथ है और सबसे एंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है नंबर्स को। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 का एलसीएम ले लो, तो 2 से करोगे तो 3 आएगा और 3 से करोगे तो 1 आएगा। अब आपको ये जो इसकी ये वाली वैल्यूज आ रही है ना एलसीएम, इन्हीं वैल्यूज को इस तरीके से अरेंज करना होता है कि आपको प्लस माइनस करने पे बीच वाला टर्म मिले, प्लस या माइनस दोनों में से किसी भी पोजीशन पे मिल सकता है। और अगर इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको वापस वही नंबर मिले जिसका आपने एलसीएम लिया। तो 2 और 3 को देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ रहा है, वापस ये नंबर मिल रहा है। और 2 और 3 को अगर आप क्या करते हैं, प्लस करेंगे तो देखो आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो यस, ये बीच वाली वैल्यू को ना हम 2 + 3 से ही रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पे 5 के पास वेरिएबल x है तो ये x भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कैसे इसको लिखोगे, तो यहाँ पर देखो आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को बिल्कुल चेंज नहीं करते, जो जैसा है वैसा ही आएगा। तो 2x² एज इट इज रहेगा, प्लस का 3 ऐसे ही रहेगा। तो चेंज क्या होगा, ये जो 5x था ना इसको हम चेंज करेंगे इस वाले वेरिएबल से। तो यहाँ पर ये भी आगे प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहाँ पर लिखोगे +2 और वेरिएबल इसको दोगे x, प्लस में यहाँ पर 3x। तो ये जो मिडल वाला टर्म था हमने सिर्फ इसको स्प्लिट किया है 2x और 3x के फॉर्म में, जो कि हमने यहाँ फैक्टर से इसके ड्राइव किया था। अब आगे क्या करना होता है, आपको इन दोनों पार्ट के अंदर कॉमन और इन दोनों पार्ट के अंदर कॉमन पोर्शन को बाहर निकाल लेना होता है। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 2 और 2 भी कॉमन है, एक x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 2x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x
प्लस यहाँ से तो ये पूरा पोर्शन ही बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर बचेगा 1। फिर यहाँ पर लगाओगे, प्लस है तो प्लस लगाओगे। अब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को कॉमन निकाल लोगे। यहाँ पे क्या बचेगा x, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर अब देखो ये अंदर वाला जो आपके पास आ रहा है ये सेम है। अगर ये सेम आ रहा है तो इस बात की श्योरिटी है कि आपने इसको सही से स्प्लिट किया है। अगर ये सेम नहीं आ रहा, प्लस माइनस का भी डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन के अंदर, आपको दोबारा उस चीज को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमारा ये दोनों सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो अंदर ब्रैकेट वाला पोर्शन है जो 2 बार है, इसको एक बार लिखो x प्लस 1, और ये जो बाहर बाहर वाला पोर्शन था 2x और ये 3 इसके साथ प्लस भी है, इनको एक साथ लिख दो 2x प्लस 3। तो ये आपके पास डबल फैक्टर हो गए इस पूरी इक्वेशन के। अब मुझे इसके जीरोस फाइंड करने, तो कैसे करोगे, इस वाले को भी 0 के बराबर रखो और इस वाले को भी क्या कर दो, 0 के बराबर रखो। तो एक बार x माइनस 1 ये प्लस है, x प्लस 1 को 0 के बराबर रखोगे, और एक बार यहाँ पर 2x प्लस 3 को भी क्या करोगे, 0 के बराबर रखोगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस का 3 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो x को यहीं छोड़ दो, 2 उसके नीचे जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -3/2। तो ये आपके पास x की एक वैल्यू आ चुकी है, और दूसरी वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x को ऐसे ही छोड़ दोगे, ये प्लस का 1 है, वहां जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आ गई आपके पास x की 2 वैल्यूज। ठीक है, तो पहली वैल्यूज आपके पास -1 है और दूसरी वैल्यू आपके पास -3/2 है। तो देखो इस इक्वेशन की डिग्री भी कितनी थी, 2 थी। तो यहाँ पर इसकी x की कितनी वैल्यूज आपने फाइंड करी, 2 वैल्यू। और ये दोनों वैल्यू में से दोनों वैल्यू अगर आप इसमें पुट करेंगे, पहले एक वैल्यू पुट करके देखो तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू पुट करोगे तो उससे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास तरीका था कि आप कैसे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में अगर आपको दिया गया है तो, या पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो। अब ये तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हुआ। अब एक जगह होता है जहां पर आपसे पॉलिनोमियल ना देके ग्राफिकली आपसे पूछते हैं कि फाइंड करो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं किसी कर्व के या किसी लाइन के। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मान लो ग्राफ ये आपके पास है, आपको कोई भी एक कर्व बना के दे दिया जाएगा। ये मान लो ये आपको एक कर्व दे दिया गया है, और एक कर्व आपको मान लो ये दे दिया गया है इस तरीके से। मान लो एक कर्व आपको ये दे दिया गया है, एक कर्व आपको ये दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको मैं C1 बोल दे रही हूँ, ये आपको C2 दिया है। 2 कर्व आपको गिवन है। अब आपसे इनका नंबर ऑफ जीरोस पूछा जा रहा है कि बताओ इस वाले कर्व के कितने जीरोस है और नीचे वाले कर्व के कितने जीरोस है। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो इसका तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या मानते हैं, पूरी इक्वेशन को px मानते हैं। तो क्या करना होता है कि ये जो कर्व है ना, वो x एक्सिस पर या तो टच करके जाएगा या फिर कट करके जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में वो क्या करेगा, x एक्सिस को टच करेगा। तो जितनी बार एक कर्व x एक्सिस को टच करती है या छूती है, उतने ही उसके जीरोस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब जैसे इस वाले में मैं बात करूँ C1 में, तो अगर मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस, एक सेकेंड रुको, तो मुझे यहाँ पर फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करोगे, तो मैं यहाँ पे C1 की बात कर रही हूँ, कर्व 1 की बात कर रही हूँ। तो कर्व 1 को देखो, इसने x एक्सिस को कितनी बार काटा है या कितनी बार टच किया है। तो आप देखोगे x एक्सिस तो ये नीचे आपके पास x डैश और x, और y एक्सिस आपके पास ये है y एंड y डैश। तो x एक्सिस तो ये है, क्या इस वाले कर्व ने x एक्सिस को कहीं टच किया है, बिल्कुल भी नहीं। क्या कहीं कट किया है, बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसका मतलब अगर इसमें मैं C1 के जीरोस फाइंड करूंगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि इसने कहीं भी ना तो x एक्सिस को टच किया है ना तो कट किया है। अगर यहीं पे बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस C2 के लिए, यानी कि कर्व सेकंड के लिए, तो कर्व सेकंड आपका ये रहा। यहाँ पर भी सेम चीज चेक करेंगे कि x एक्सिस को या तो इसने टच किया हो या तो इसने कट किया हो। जितने पॉइंट पे इसने टच किया होगा या जितने पॉइंट पे इसने कट किया होगा, वो ही इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बार ये यहाँ पर कट कर रहा है और दूसरी बार ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो 2 जगह पे x एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे कट नहीं कर रहा, कट करने से पहले ही रुक चुकी है। तो 2 बार कट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। मान लो कोई और कर्व लेके आप एग्जांपल ले सकते हो। मान लो कोई कर्व है जो कि इस तरीके से ही ऐसे हो गया सिर्फ,
तो ये भी देखो कितनी जगह पर कट कर रहा है, 2 जगह पर, पहली जगह ये है और दूसरी जगह ये है। तो ये यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मान लो कोई तीसरा कर्व है, कोई दूसरा कर्व ले लो। मान लो कोई कर्व है जो सिर्फ इस तरीके से ऐसे टच करके चला गया है, रुको सही से टच करवाते हैं इसको। तो मान लो ये सिर्फ इस तरीके से क्या है, टच करके चला गया। तो ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो अगर सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही जगह पर ये टच कर रहा है, ये छू के जा रहा है। अगर मान लो कर्व आपका इस तरीके से होता, इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से टच करके आया और फिर इस तरीके से कट करके चला है, तो इस कर्व के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो जितनी जगह पर इसने एक्स एक्सिस को या तो टच किया होगा या तो कट किया होगा। तो एक तो इस जगह पर इसने क्या किया है, टच किया है, और इस जगह पर तो इसने कट किया है, तो 2 पॉइंट हो गए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इस बार भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको पता चला कि ग्राफिकली आपको कैसे फाइंड करना होता है कि किसी कर्व के या किसी लाइन के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफिकली। ठीक है, तो आपकी पहली जो क्वेश्चन है 2.1 का वो सेम इसी फॉर्म में है। एंड आई होप ये बात यहाँ पर अच्छे से क्लैरिफाई हुई, नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है और नंबर ऑफ डिग्री क्या होती है, या किसी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, डिग्री और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पर आपको समझ में आया। अब इसी क्लासिफिकेशन को या बोल सकते हो इसी रिलेशनशिप को ना यहाँ पर शो किया जाता है इन फॉर्मूले की मदद से। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जो भी कॉफिशिएंट होते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप आपको यहाँ पर फाइंड करना सिखाया गया है। कैसे, मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की पावर क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का, ये आपके पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो पहला एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है इसका कॉफिशिएंट ए होता है, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है उसका कॉफिशिएंट बी होता है, और सी यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ जीरोस और यहाँ पे कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है सम ऑफ इट जीरोस से। अब ये जीरोस क्या है, अभी हमने बताया था, आप किसी भी वेरिएबल की या किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जितनी भी ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं जो उस इक्वेशन को वापस क्या बना देती है, जीरो बना देती है, दैट्स कॉल्ड जीरोस। तो उन्हीं जीरोस का यहाँ पर नाम दिया गया है। तो आप एक वेरिएबल की जितनी भी वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 2 वैल्यू फाइंड की थी, x इक्वल्स टू -1, तो इसको नाम दिया गया अल्फा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकली है, -3/2, तो इसको नाम दिया गया है बीटा। तो यहाँ पर ये जो नाम दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोस के ही नाम है। तो अल्फा प्लस बीटा करने पे आपको क्या मिलता है, -b/a। और ये b क्या है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखोगे b क्या है, x के कॉफिशिएंट को हम b बोलते हैं और ये माइनस अपने आप लगाना होता है, तो -b, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को a बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, सम जो आपके पास जीरोस आएंगे उनको आप प्लस करेंगे तो आपको इसी इक्वेशन में -b/a मिलता है। अगर आप प्रोडक्ट करते हैं अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट नंबर वो ऊपर होता है और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो नीचे होता है, यानी कि c/a होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में है। अब इसको फाइंड कैसे किया जाता है, तो वापस आते हैं इस इक्वेशन पे। अभी हमने देखा था इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर कैसे फैक्टराइज किया था। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे और फिर एक बार उनका सम करना पड़ेगा और एक बार उनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप देखोगे इनका रिलेशनशिप दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहले इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर के लिए हमने देखा था पहला एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसको और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होता है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 का एलसीएम लेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका 6 का एलसीएम लोगे 2 से 3 हो जाएगा, 3 से लोगे तो 1 हो जाएगा। और इन्हीं एलसीएम के टुकड़ों को आपको इस तरीके से अरेंज करना होता है कि आप प्लस माइनस करेंगे, प्लस करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आपको क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए, प्लस का 5 मिलना चाहिए। ठीक है, और आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं इन्हीं दोनों टुकड़ों को या फिर डिवाइड करते हैं तो इस केस में आपके पास वापस यही नंबर आना चाहिए जिसका आपने एलसीएम लिया है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है। यहाँ पर देखो 2 + 3 करूंगी तो मुझे ये नंबर 5 मिल जाएगा। तो मैं 5 को क्या कर सकती हूँ, रिप्लेस कर सकती हूँ 2 + 3 से। तो यहाँ पे ये मिडिल टर्म है, इसी को हमने स्प्लिट कर दिया 2 + 3 में।
तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, ये वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट सेम रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x² प्लस, अब यहाँ पर चीजें बदल जाएंगी, तो यहाँ पर चीजें क्या हो जाएंगी हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये 5x है, इसको आपने 2+3 में रिप्लेस किया है, और 2 भी कैसा है, प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस में 2, और यहाँ पर x है तो इसके पास भी x जाएगा, प्लस में 3 है तो 3 के पास भी x आएगा, प्लस लास्ट में आपके पास क्या है 3, तो पीछे वाले टर्म को एज इट इज लिख दोगे +3। ठीक है, तो आप देखो सिर्फ ये 5x को यहाँ पर स्प्लिट किया गया है इन दोनों टर्म में, बाकी पीछे वाला पे पार्ट और आगे वाला पार्ट सेम है। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, आगे आपको कॉमन फाइंड करना होता है। तो पहले आप इन दोनों के बीच में कॉमन फाइंड करेंगे, तो क्या क्या चीजें कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 निकाल लो, और x भी कॉमन है, यहाँ पर एक बार x है, यहाँ पर 2 बार है, तो एक बार कॉमन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, तो एक x को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर देखो 2 और x कॉमन आ गया, तो क्या बचा, सिर्फ एक x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x, प्लस है यहाँ पर प्लस लगाओगे, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, तो देखो 2x कंप्लीटली बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जहां कुछ नहीं बचता वहां पे 1 होता है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, प्लस का निशान लगाओगे। अब इन दोनों पार्ट में से आपको क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है। तो यहाँ पर 3x और यहाँ 3 है, क्या है कॉमन, दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 कॉमन आ गया तो सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ पर तो सिर्फ 3 था, 3 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर आ गया 1। और अभी मैंने बताया था अगर ये ब्रैकेट वाला पार्ट आपका सेम आ जाता है तो इसका मतलब आपने सही से चीजों को स्प्लिट किया है, इस बात की यहाँ पर आपको एक श्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट था जो दोनों तरफ सेम आया, उसको एक बार लिख दो x+1, और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको एक बार अलग से ब्रैकेट में लिख दो, तो 2x+3। तो ये आपके पास 2 फैक्टर आ चुके हैं। अब मुझे इसकी जीरोस फाइंड करना है, तो मैं इस वाले पार्ट को भी 0 के बराबर रखूंगी और इस वाले पार्ट को भी 0 के बराबर रखोगे। तो एक बार रखोगे x+1 = 0, और एक बार आप रखोगे 2x+3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, तो ये जो 3 है उधर जाके -3 हो जाएगा, और ये जो इसके पास 2 बचा है ये यहाँ चला जाएगा, तो x = -3/2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है, और इस वैल्यू को आप नाम भी दे सकते हो, अभी हम देंगे। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर x+1 है, तो 1 वहां पे चला जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये आ गई आपके पास x की दूसरी वैल्यू। तो इसमें पहली वैल्यू को आप बोल सकते हैं अल्फा, और इस वैल्यू को आप बोल सकते हैं बीटा। ठीक है, तो आई होप ये बात यहाँ पर समझ में आई। तो अब तक हमने इक्वेशन के फैक्टर करके यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करी है। अब एक बार इसका सम निकालेंगे और एक बार इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करनी थी, x की जो हमने वैल्यू फाइंड करी, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास -1 आई है, और बीटा की वैल्यू आपके पास -3/2 आई है। अब एक बार आपको इसका क्या करना है, सम निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ इट्स जीरोस, तो यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो यहाँ पर अप्लाई करके देखो, एक बार प्लस करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, फिर आप प्लस का निशान लगाओगे, और बीटा की वैल्यू -3/2 है, तो -3/2 है। आंसर क्या आना चाहिए आपका, b/a। तो b आपके पास क्या था, इक्वेशन में वापस आओ, तो इक्वेशन में यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ आपके सामने, 2x² प्लस में 5x प्लस में 3। तो यहाँ पर ये जो x के साथ वाली वैल्यू है 5, ये आपके पास b की वैल्यू है, ये जो 2 है ये आपके पास a की वैल्यू है, और ये जो 3 है ये आपके पास c की वैल्यू है। तो यहाँ पर माइनस तो पहले लगाओगे, माइनस b की वैल्यू आपके पास क्या है, तो b की वैल्यू आपके पास है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू क्या है 2, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखो, देखो दोनों साइड इक्वल आती है नहीं आती है। तो पहले क्या करोगे, इसको प्लस करना है, तो एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा, तो एलसीएम में यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2, प्लस में ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो ऊपर आ जाएगा -5/2, और देखो इक्वल टू में क्या आ रहा, -5/2 है, तो बराबर आ रहा है। तो ये पहली चीज हो गई। फिर आपको दूसरी चीज क्या फाइंड करनी थी, प्रोडक्ट।
तो प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस करना था, तो यहाँ पर लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होता है, सी बाय ए होता है, ये गिवन है। तो यहाँ पर पुट करके देखो, अल्फा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू -3/2 है, तो -1 इंटू करोगे -3/2 को, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है, सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 रखोगे, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 3/2। सॉल्व करके देखो क्या सेम वैल्यू आती है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 इक्वल्स टू 3/2। तो देखो दोनों पार्ट सेम आ रहा है। तो आई होप ये बात समझ में आएगी कि इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा से आप डायरेक्ट ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और आप इक्वेशन से भी डायरेक्ट मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये था इसका रिलेशनशिप कि कैसे आप इस रिलेशनशिप को फाइंड करते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट आपका यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे 2.1 एक्सरसाइज को, तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।